गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग उदयपुर। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ बना हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है कि हम डिफरेंट डिफरेंट फंड मैनेजर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ रेगुलर बेस पे बातचीत करते रहते हैं। आज हमारे साथ मिस्टर राहुल अवेलेबल है, जो महिंद्रा म्यूचुअल फंड के अंदर रिच एक्सपीरियंस है। इससे पहले भी अच्छे अच्छे फंड हाउस में काम किया हुआ है। आज की डेट में महिंद्रा के अंदर डेट का हेड करते हैं। पूरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके पर्टिकुलर फंड्स के अंदर, डेट के अंदर स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज है। और अभी न्यू फंड जो लॉन्च होने वाला है महिंद्रा का, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आज हम राहुल सर के एक्सपीरियंस का एडवांटेज लेंगे, किस तरह से पैसे पैसा बनाया जाए। इक्विटी मार्केट के अंदर जो करेंटली वॉलेटिलिटी है, उसके अंदर क्या सुटेबल है, क्या बेनिफिशियल है। तो मैं स्वागत करता हूं राहुल सर का, वेलकम करता हूं एसएलएम की वीडियो सीरीज में। धन्यवाद विनोद जी, धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आमंत्रण राहुल सर, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आज की डेट में जो मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉलेटिलिटी है, उसके अंदर बैलेंस एडवांटेज फंड काफी सुपीरियर काम कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्लेमेंट के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड होते क्या है, एक क्लेमेंट किस तरह से उसके लिए बेनिफिशियल है, ये किस तरह से काम करते हैं, और बैलेंस एडवांटेज फंड के क्या क्या एडवांटेज है। शुक्रिया विनोद जी। मैं एक सरल तरीके से कोशिश करता हूं इसको उत्तर देने का। राइट सर। किसी भी निवेशक के लिए उसका जो निवेश का जो यात्रा होता है लंबे दर्जे का होता है। मैं मानता नहीं हूं कि वो आपके पास पैसे काफी साल के लिए रहते हैं। सबसे पहला बात होता है बाजार का जो समय, जो हम लोग बार बार बात करते हैं। तो निवेश यात्रा एक बहुत लंबा यात्रा है। सबसे पहला, इस यात्रा के दौरान हमेशा हमेशा के लिए एंड ये एक फंडामेंटल फैक्ट, एक मूलभूत फैक्ट ये होता है कि वॉलेटिलिटी या अस्थिरता जिसे हम कहते हैं, ये हमेशा रहेगा। इस बात से आप झुटला नहीं सकते हो। तीसरा, एक और मूलभूत बात ये हो जाता है कि निवेश का जो आवंटन आप करते हो, द एसेट एलोकेशन, वो बहुत जरूरी होता है आपके निवेश यात्रा के लिए। आप आवंटन किसी वजह से कर सकते हो। आपके जोखिम की वजह से, योर रिस्क मैनेजमेंट, जिससे हम जोखिम मैनेजमेंट के लिए आप कर सकते हो। आपके पास कोई एक टारगेट है, उसके लिए आप आवंटन कर सकते हो। या बहुत लोग इसलिए भी आवंटन करते हैं कि वो बाजार को, जैसे हम कहते हैं, सही समय पे सही जगह लगाए, समय पे रहे। सो बेसिकली ये मानना कि जब बाजार नीचे जाए तो मैं कम इक्विटी में रहूं, या मैं सिर्फ अभी इक्विटी की भाषा करता हूं, और फिर मैं जब बाजार ऊपर जाए उसमें ज्यादातर पार्टिसिपेट करूं। ये भी एक मानना है। सो आप लंबे समय में, पर सही समय पे, सही वक्त पे आप सही एक्सपोजर लेना, आवंटन, वो भी एक कला होता है। ठीक है। सो म्यूचुअल फंड्स को, यदि आप ऐसे काफी फंड्स हैं जो ये आवंटन निवेशक के लिए करके देता है, पर इसके दो तीन उपाय हैं। एक है जिसे हम कहते हैं कि फिक्स्ड वे ऑफ, मतलब आप 50% इक्विटी रखो, 50% डेट रखो। बड़ा फिक्स्ड वे है। उसमें आपके पास कोई भी फंड मैनेजर के लिए चॉइसेस कम रहता है कि आपको मालूम है कि मैं 50% ही रह सकता हूँ। इसका एडवांटेज ये होता है कि आप हमेशा कोई भी घटती हुई बाजार में आप 50% ही पार्टिसिपेट करोगे डाउन साइड में, और अपसाइड में भी आप मान लो कि आप 50% तक ही पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि वहां तक आप सीमित रहते हो। दूसरा, एक और तरीका है जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, जहां की आपके पास कोई स्थायी पैरामीटर्स नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फिक्स्ड पैरामीटर ऑफ 50 to 16 इक्विटी, या ऐसा कुछ नहीं है। सो वेयर इन यू कैन चूज टू इन्वेस्ट। आप नीचे भी जा सकते हो काफी देर तक, ऊपर तक, और ऊपर भी जा सकते हो काफी इक्विटी में। कोई फिक्स पैरामीटर्स नहीं है कि आपको इतना तक ही रह सकता है। तो आप, यदि आप सिर्फ पे पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहता है हमारे साइड में कि आप 0 से 100% इक्विटी में जा सकते हो, 0 से 100% डेट में जा सकते हो। तो पूरा फ्रीडम है एक फंड मैनेजर के लिए, एक इन्वेस्टमेंट हाउस के लिए, टू डिसाइड कि क्या किया जाए निवेशकों के लिए। तो ये बड़ा डिफरेंस है फ्रॉम अ वेरी स्टैटिक कि 50% इक्विटी। तो ये बहुत बड़ा रेंज है। तो इसके लिए आपको इसका मतलब ये होता है कि यदि आप, उम्मीद ये होती है इस फंड से कि जब बाजार गिरता है, मैं सिर्फ इक्विटी बाजार की बात कर रहा हूं, कि जब बाजार गिरता है तो आप इस गिरावट में कम भागीदार रहो, और फिर जब बाजार बढ़ता है तो इसमें आप ज्यादातर भागीदार रहो।
तो आइडियल वर्ल्ड में जब बाजार गिरेगा 20% तो आप 100% नेट में रहोगे, और जब बाजार बढ़ेगा इक्विटी में तो आप 100% इक्विटी में रहोगे। होता नहीं है वैसा, लेकिन कोशिश ये रहती है कि आप ऐसा आवंटन कीजिए कि बढ़ती गिरती हुई बाजार में आप कम रहो, और जब बाजार ऊपर जाए तो आप सक्रिय भाव से उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। फंडामेंटली यही डिफरेंस है बिटवीन अ डायनामिक एसेट एलोकेशन, जिसे हम लोग बैलेंस एडवांटेज फंड भी कहते हैं। रिमेंबर, और याद रखिए क्रूशियल वर्ड डायनामिक है। और डायनामिक वर्सेस स्टैटिक, काफी जैसे आपका काफी ऐसे हाइब्रिड फंड है जो आपका 75% इक्विटी 25% डेट, 50% इक्विटी 50% डेट, बट हियर द क्रिटिकल वर्ड इज डायनामिक। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल वर्ड्स हियर। और दूसरा ये है कि कुछ ऐसे, इसलिए आप यदि जब ये करते हैं तो आप किस प्रकार से, आप किस तरह करोगे आप फंड मैनेजमेंट की, आप कितना एसेट एलोकेशन कीजिएगा। तो उसके लिए काफी लोग एक रूल यूज करते हैं, कुछ रूल, और बहुत लोग रूल के साथ आप अपना बाजार का जो एक्सपीरियंस है उसको भी लगाते हो। सिर्फ रूल बेस्ड बड़ा ही डेंजरस होता है, क्योंकि ये बाजार है, इसका कोई कोई काफी बार रूल्स का कोई 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 मोल नहीं होता है। तो याद रखिएगा, रूल्स अच्छे होते हैं, पर बहुत रूल्स बैक टेस्टिंग तक ही अच्छे रहते हैं। जब तक आप बाजार में लगाते हो तब तक उस रूल्स का कोई मायने नहीं रखता है। तो रूल्स होना अच्छा है, पर आप अपना जो अनुभव है उसको भी एक बार लगाना बड़ा जरूरी होता है। तो ये तो मैं दो बोलना चाहता हूँ। पहला कि डायनेमिक है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन। दूसरा है कि कोशिश होता है कि रूल के साथ अपना अनुभव साथ में लगाइए बाजार में। तो यही बैलेंस एडवांटेज फंड है। ग्रेट ग्रेट। सर, ये राहुल सर, आपको इतना लंबा एक्सपीरियंस है और आपने बोला कि डायनामिक के साथ साथ एक्सपीरियंस भी काम करता है, तो वहां पे सेफ्टी और रिटर्न्स दोनों इंक्रीज हो जाते हैं अगर दोनों का राइट कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड किस कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए सूट करता है? वी कैन से कि कितनी रिस्क एपिटाइट है, अप्रोक्सीमेट क्या इन्वेस्टर का टाइम होरिजन होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट इस कैटेगरी से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टर के लिए ये प्रोडक्ट सूट करता है? ओके, सबसे पहला, समय हमेशा, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि देयर इज 5 साल 10 साल कोई समय नहीं होता है, आपका सारा जीवन आपका साथ होना चाहिए निवेश में। तो इसमें इसमें आज भी हम 5 साल और 10 साल की बात करते हैं। हिंदुस्तान में एवरेज एज मोर्टेलिटी का बढ़ते जा रहा है। राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। 60 से लेकर 70, 70 से लेकर 80। तो ये सोचना कि मैं अगला 5 साल के निवेश कर रहा हूँ, आप हर अगला 50 साल के लिए निवेश कर रहे हो। सबसे पहला बात, यदि आप 25 साल हो, मान लीजिएगा कि आप 50 साल के लिए निवेश कर रहे हो। आप यदि आज 50 साल के हो तो अगला 30 साल के लिए आप निवेश कर रहे हो। तो ये भूल जाना हमें बड़ा जरूरी होता है कि मैं 5 साल के लिए कर रहा हूँ या 10 साल के लिए। ये हकीकत है आज जीवन में। दूसरा ये है कि क्या ये एक ऐसे निवेशक के लिए हो सकता है कि जो पहली बार ये म्यूचुअल फंड बाजार में आए और इक्विटी में लेना चाहे, शायद हाँ। दूसरा, क्या वो उस निवेशक के लिए हो सकता है कि क्या मैं अपना आवंटन खुद ना डिसाइड करके एक सलाह लूं, जो हमारे सलाहकार से, या सलाहकार भी उन म्यूचुअल फंड से आप पैसे दें जो आवंटन ऐसा करे, एलोकेशन ऐसा करे कि मुझे लॉस कम हो और पार्टिसिपेशन भी मार्केट में ज्यादा मिले। दो फंडामेंटली, अब जैसे मैं इसी तरह का मैं जो निवेशक में सोचता हूँ कि वो आज देख सकते हैं इस फंड्स के लिए। और जोखिम के मायने पे देखिए, मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि जोखिम से मत डरिए। जोखिम है तो बाजार है। यू कैन नॉट अवॉइड रिस्क इन द मार्केट। there's nothing called risk free, nothing, absolutely nothing। एक बार के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी जो लोग रिस्क फ्री बोलते हैं, उन्हें रशिया, अर्जेंटीना, उनसे बात करना चाहिए जब उन्होंने निवेश किया। तो इसलिए ये भूल जाना, ये बहुत जरूरी है याद रखना कि there's nothing called risk free। आज नहीं है, हमेशा के लिए रहेगा। वॉलेटिलिटी आज नहीं है, अस्थिरता बाजार में हमेशा के लिए रहेगा। ये आपके जीवन का अभिन्न अंग है यदि आप निवेश कर रहे हो। राइट। तो और ये जो कोशिश, और एक बैलेंस एडवांटेज फंड की एक प्राथमिक कोशिश ये रहती है कि आप जोखिम को कम करके आप निवेशक को आप लगभग एक इक्विटी में एक अच्छा रिटर्न दे। मुश्किल काम है हमेशा, कभी भी जब भी आप जोखिम करने की कोशिश करते हो वो मुश्किल काम होता है, लेकिन आप जोखिम को कम करके एक अच्छा स्थायी रिटर्न देना बहुत जरूरी है। वेरी स्टेबल रिटर्न व्हाइल मिनिमाइजिंग द वॉलेटिलिटी, यदि मैं थोड़ी अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ। राहुल सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से बताया है कि रिस्क इज ऑलवेज देयर,
और आज कम हो सकती है, कल ज्यादा हो सकती है, और वॉलेटिलिटी भी परमानेंट है, मार्केट में रहेगी। तो इसी के साथ मैं जानना चाहता हूं कि अपना जो एनएफओ लॉन्च होने वाला है 9 दिसंबर से, महिंद्रा बैलेंस एडवांटेज फंड, ये मार्केट से कैसे डिफरेंट है और क्या स्पेशलिटी है कि इन्वेस्टर को बेटर रिटर्न देने की एक्सपेक्टेशन है, और क्या एज ए मैं लेमन पूछना चाहता हूं कि इस फंड के अंदर कोई 5 इयर्स प्लस का होरिजन रखता है, तो एज पर पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द इक्विटी मार्केट एंड डेट मार्केट, और जो फ्यूचर का जो अपन को एक्सपेक्टेशन दिख रहा है मार्केट के अंदर, जो मार्केट सिनारियो दिख रहा है, इंडिया जो ग्रोइंग स्टोरी है, उसको देखते हुए क्या एक इन्वेस्टर को डबल डिजिट रिटर्न आने की उम्मीद है इन कमिंग 5 to 10 years? मैं इसको 2-3 भागों में उत्तर देना चाहता हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि 2 to 3 पार्ट्स में होगा तो हर इन्वेस्टर को अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सुन पाएंगे। पहला, निवेश जगत में कहा जाता है कि जोखिम ज्यादा उठाओ तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेंगे। हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। फंडामेंटली फैक्ट। गलत, बट गलत बोलते हैं लोग, मेरा मानना है। ग्रेट। क्योंकि निवेश की दुनिया में एक और सत्य यह है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आप यदि सोचेगा कि टॉक अबाउट, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कितना आप सेफ रहोगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो कंसेप्ट है थियोरेटिकली, उसको ये कहता है कि आप कम जोखिम में कैसे पैसे बनाओगे। ये नहीं बोलता है कि जोखिम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यदि आप कम कर दोगे तो जोखिम बढ़ जाता है, रिटर्न अच्छा होना चाहिए। पर मेरा मानना है, और ये मेरा निजी मानना है, कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब आपके पास रहेगा तभी तो आपका जोखिम कम होता है और निवेश अच्छा होता है। क्योंकि द होल कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी नॉन क्वालिटी, जब आप क्वालिटी मैनेजमेंट में कर रहे हो निवेश, इक्विटी में करो, डेट में करो, आप क्या कम कर रहे हो, आपका गवर्नेंस रिस्क कम कर रहे हो, आप जोखिम कम कर रहे हो। हमेशा याद रखिएगा, हर कोशिश, आप यदि एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो कंपनी में निवेश करते हो, डेट में, इक्विटी में, आप जोखिम कम कर रहे हो, जोखिम बढ़ा नहीं रहे हो। आपका हमारा जो आम आदमी का जो मानसिकता है, आप मान लीजिए कि आप घर खरीद रहे हो अच्छे बिल्डर से, आप जोखिम कम कर रहे हो, जोखिम कभी बढ़ा नहीं रहे हो। पर पता नहीं कहां से इस निवेश बाजार में आ गया है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न गलत है। सोचते हम ये है पर करते कुछ और है। हर आदमी, हम लोग अपने आप से जोखिम करने के, बच्चों को अच्छा स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? जोखिम कम करने के लिए, जोखिम बढ़ाने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फंडामेंटली ग्रेट। सो जोखिम हमेशा कम करने की उम्मीद होती है, इससे तभी आपका आउटकम अच्छे होते हैं हमेशा। तो पहला बात। दूसरा यह है कि ये मानना बहुत बड़ा, और मैं ये थोड़ा अलग से हट के बात कर रहा हूँ, कि मैंने काफी बार सुना है कि आप बहुत साल से आप भी इस बाजार में हो, कि ब्याज दर कम होंगे, इक्विटी बाजार अच्छा करेगा। बैलेंस एडवांटेज फंड का भी यही कंसेप्ट है, शिफ्ट बिटवीन इक्विटी एंड डेट। ब्याज दर कम, इक्विटी मार्केट अच्छा होगा। तो और ये मेरा अगेन, मेरी ये, क्योंकि मैं भी एक निजी निवेशक हूं और मैं अपना सोच थोड़ा भी बता रहा हूं आपको। तो ऐसा होता तो जापान में 1990 में ब्याज दर 8% थे, ठीक है, आज 0% है। जापान तो सबसे खराब बाजार है लास्ट 20 साल में। 1990 से 210, आप 2010 तक देख लीजिए, कुछ नहीं परफॉर्म किया। आज तो जस्ट जाके 1990 का पीक हासिल किया है। यदि बाजार सिर्फ इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर ही होते तो जब वर्ल्ड का बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बाजार होता है, जापान होता। इट इज नॉट। यूके मार्केट FTSE 100, ब्याज दर 6% से लेके 1% आ गया। पूरे यूरोप आप देख लीजिए, यूरोप, इंग्लैंड कहाँ है? कहीं नहीं गया 20 साल। हिंदुस्तान ले लेते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि कभी भी कोई भी एक बैलेंस फंड होता है ना, तो अब डेट और इक्विटी का इस तरह मापदंड होता है कि डेट यदि रेट्स नीचे जाएंगे तो इक्विटी अच्छा करेगा, ये नीचे आएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं इस और ये बैलेंस एडवांटेज होने बहुत जरूरी है ये बात कहना। अब आप सोच लीजिए कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छे इक्विटी में कब रिटर्न बने? 2004 से 2008, पहला फेज, ठीक है। ब्याज दर 5% से, क्योंकि मैं रह चुका हूँ, ये सब विडंबना मैंने अपने साथ भी देख चुका है, निवेश प्रैक्टिकली देखा हुआ है। 2005 में, 2004 में ब्याज दर हिंदुस्तान में 5% था। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 साल की बात कर रहा हूँ लगभग।
2007 7.5 तक 2007 तक आपका करीब आते आते 7.5% हो गया, 8 तक हो गया। क्रूड $40 से $100 $120 तक हो गया था। ब्याज दर घटे नहीं थे, ब्याज दर बढ़े थे। चलिए मैं दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ, 2000 कैलेंडर ईयर 2009, ठीक है, लेमन क्राइसिस हो चुका है, बाजार गिर चुका है, पर 2009 में एक भयंकर बड़ा बाजार वापस 70% करीब बाजार बढ़ा 2009 कैलेंडर ईयर में। ब्याज दर 200 बेसिस बढ़ा, 5.5% से 7.5%। ब्याज दर बढ़ा, इक्विटी बढ़ा। फिर 2017 कैलेंडर ईयर 2017 याद है, 2017 में कितने बाजार बढ़ा था? 2017 18 तक 20 तक ब्याज दर 6% से वापस 7.5% हो गया था 10 ईयर G-Sec। और आज भी ब्याज दर 2000 पिछले 1-1.5 साल में ब्याज घटा नहीं है, छोटे शॉर्ट टर्म रेट्स घटा हुआ है, पर लॉन्ग टर्म रेट्स बढ़े हैं या 50 बेसिस ऊपर चला ही गया। तो मुझे पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से आता है कि ब्याज नीचे जाएगा तो इक्विटी ऊपर जाएगा। मुझे तो दिखा नहीं, मुझे तो दिखा नहीं। सो हिंदुस्तान में मुझे नहीं दिखा, मैं आपको तो ग्लोबल एग्जांपल दे रहा हूँ। सो सिर्फ एक सत्य नहीं होता है बाजार का, देयर इज नो वन सिंगल यूनिवर्सल ट्रुथ। लेकिन हम मानते हैं कि एक सत्य होता है, एक सत्य नहीं होता है। जब आप, और मैं मानता हूँ क्योंकि आप देखिए जापान या कहीं भी, वहाँ कुछ और फैक्टर्स होते हैं। आप हिंदुस्तान आज क्या हो गया कि हिंदुस्तान में आज यंग का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, डिपेंडेंसी रेशियो कम है। जापान में 1990 से डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ते रह गया था, एल्डर पॉपुलेशन स्टार्टेड, सो कंजम्पशन स्टार्टेड लोअरिंग, इसलिए डिमांड कम हो गया। ऐसे कई नेशन है, किसी नेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से इन्फ्लेशन घट गया है, तो दैट नेशन डिड वेल। इनोवेशन, यूएसए, इजराइल, इनोवेशन आ गया। तो इसीलिए सिर्फ एक मापदंड देखना, एक ही मात्रा देखना, वन पैरामीटर, इक्विटी डेट, इंटरेस्ट रेट नहीं चलता है। वी आर गॉन, वी आर वे पास्ट दोस नंबर्स। सो ये मेरा फंडामेंटल मानना है, और मैं इसलिए सबको बात करता हूँ, जब भी मैं बात करता हूँ कि ये सोच निकाल दीजिए कि मन में रिस्क, सबसे पहले मैंने बोला हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, और ब्याज दर और इसके बीच में इक्विटी, इसमें कोई सत्य नहीं। हो सकता है, हो नहीं भी सकता है, मैं ये बार बार हो रखता हूँ, देयर इज नो वन सिंगल करेक्ट आंसर टू दिस। तीसरा यह है कि आपने कहा कि कितनी उम्मीद किया जा सकता है रिटर्न से। बहुत एक सरल उपाय से मैं निकल जा सकता था इस उत्तर से कि हिंदुस्तान का जीडीपी ग्रोथ 7% होगा, 4% ये होगा, इन्फ्लेशन में 11% 12%। यदि यही उत्तर रहता तो पिछले 2 साल में जो इक्विटी बाजार बढ़ा है, द बेस्ट, and with the GDP actually negative. Yeah, GDP is actually negative. Fact. So the theory is there or not there, I'm a bit confused actually. So the GDP can remain there, but the constituents within the GDP, formalization, disorganized से organized कहना, same GDP के तहत कुछ हो रहा है। So when आप ऐसा हो सकता है कि when you talk about a PLI shift, it's organized versus unorganized. So let's remember again that the last 2 years, the GDP of the nation is absolutely the same, ekdam same hai. But corporate India has had the best profit ever. And when corporate India performs, stock market performs. Again, GDP. कल को सोचिए कि इंडिया में एक्सपोर्ट जितने सारे कॉर्पोरेट्स एक्सपोर्ट करने लग गए, पर इंपोर्ट भी हम वापस कर रहे हैं, तो जीडीपी कैन रिमेन कांस्टेंट, पर जो सारे कंपनी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, हो सकता है अच्छा। सो देयर इज अगेन आई से दैट कोई एक रूल पे मत जाइएगा, बहुत बहुत तथ्य इस बाजार में जो कन्वेंशनल विजडम को डिफाई करेंगे। आप सोचेंगे कुछ और ज्यादातर होगा कुछ और। तो ये तो तीसरा मेरा उत्तर है कि कितना रिटर्न आना चाहिए बाजार में। अनफॉर्चुनेटली इसका ना कोई सही उत्तर नहीं होता है, कहीं कोई सही उत्तर नहीं होता है, किसी को नहीं मालूम है। पर मैं ये मानता हूं कि मैं सबसे ये पूछता हूं कि लोग पूछते हैं मुझसे कि डेट में कितना रिटर्न आएगा। बड़ा बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है, डेट में कितना रिटर्न आएगा। तो मैं लोग मुझसे पूछता हूं कि इक्विटी में कितना रिटर्न आपको उम्मीद है। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, 10%, 5%, 10%, अगला 10 साल में 10%। तो मैं पूछता हूँ यदि इक्विटी में इतना रिटर्न है तो आपको डेट में, क्योंकि इक्विटी में वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है, तो इसलिए आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलना चाहिए। यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर द वॉलेटिलिटी। याद रखिए, आप वॉलेटिलिटी के लिए प्राइस पे कर रहे हो, तो डेट में कितनी उम्मीद रखते हो। तो आपका कोई उत्तर है इसमें, यदि आप 10% यदि
इक्विटी में रिटर्न आता है अगला 10 साल में, तो मैं आपको एक उल्टा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैं पता नहीं ये फॉर्मेट है कि नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि डेट में कितनी उम्मीद रह सकती है? यदि मैं बोलूंगा कि अगला 10 साल में यदि आज आपको निवेश का मौका मिले और आप 10 साल तक आप बिल्कुल नहीं देखोगे, ठीक है, तो आप 10 साल बाद जागोगे और बोलोगे चलो देखा मैंने इक्विटी में 10% रिटर्न आया मुझे, तो 10% CAGR मतलब डबल हो गया, 10% CAGR इज रफली 2.5, 8% इज डबल, आप पकड़ लो 2.5 to 3 times हो गया। तो 10% CAGR यदि है तो डेट में आपको क्या लगता है कितनी उम्मीद है? आपको क्या लगता है यदि कितनी होनी चाहिए? मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि डेट में आना चाहिए 5 to 6%। तो 4% डिफरेंस, हाँ, ये उम्मीद है इससे। तो यही रोल होना चाहिए डेट का, यदि इक्विटी 10% है तो 4% कम आना चाहिए। हाँ, ठीक है, क्या ये मेजर कर सकते हैं आप कि एक्चुअली क्या हुआ है? आपके पास इतिहास है कि 10 इतिहास साल है, का रिटर्न का और डेट का भी रिटर्न है? दोनों का है। 42 दोनों। साल का इक्विटी का इतिहास है और डेट का तो उससे पहले का इतिहास है। सो देखा गया, ये कैलकुलेशंस मैंने किया है, डेट भी अपना काम करता है। आप यदि 10% उम्मीद करते हो और यदि 4% कम उम्मीद करते हो डेट से, तो डेट भी उतना देता है, ज्यादातर बहुत बार उससे ज्यादा भी दे देता है। राइट, मतलब मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ हर एसेट क्लास की जो उम्मीद होती है, इट हैज डिलीवर्ड दैट, बट यू शुड नो क्या उम्मीद रहनी चाहिए। या इसलिए मैं किसी को ये नहीं आंसर करता हूँ कि डेट में कितना आएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ इक्विटी में कितना आएगा, उससे कितना कम आपको उम्मीद है, और क्या ये प्रोडक्ट, ये कैटेगरी उस कटघरे में खड़ा हुआ है कि नहीं। और विश्वास कर लीजिएगा कि ये कटघरे में खड़ा हुआ है, मेरे पास पूरा डेटा है। मैं काफी अपने निजी निवेश के लिए इसके लिए काफी इस्तेमाल करता हूँ कि एज अ फंड मैनेजर, एज अ निजी निवेशक के से मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो ये मेरा उम्मीद है कि ये मेरा छोटा सा, आई मीन दिस इज माय स्मॉल इनसाइट इनटू व्हाट आई हैव बीन लुकिंग फॉर द लास्ट 20 years। सो दैट्स इट। सो प्लीज डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन कि कितना आएगा, किसी को इसका उत्तर का नहीं है। क्या ये डबल डिजिट रिटर्न आएगा? चांसेस, और हर चीज में एक संभावनाएं होती है। हाँ, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज देयर। संभावना ही आपके साथ, दैट्स द बेसिक। क्या संभावना हिंदुस्तान में इक्विटी में डबल डिजिट रिटर्न का होता है? संभावना ज्यादा है 5 साल में। यस, 70% ऑफ द टाइम्स इन द लास्ट 10 years इक्विटी हैज डिलीवर्ड अ डबल डिजिट रिटर्न। तो यही संभावनाओं के आधार पर ही आप निवेश करोगे। सत्य तो किसी को नहीं मालूम है, तो मैं नोबडी इज अवेयर। तो आज भी संभावना ये है, क्या संभावना आज नहीं है? बिल्कुल, यदि मैं बोलूंगा बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके, तो मैं कहता हूं कि मैं डेट मैनेज करता हूं, पर क्या ये डबल डिजिट रिटर्न संभावनाओं के आधार पर है? अब आप कुछ मैथ्स करोगे तो ऐसी संभावना हमेशा रह सकती है। ओके, यू कैन बी रॉन्ग, बट देयर आर प्रोबेबिलिटीज, थ्योरीज व्हिच से द फैक्ट दैट इट कैन डिलीवर। ओके। सो सर, जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, किस तरह से एक लेमन इन्वेस्टर की फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्पफुल है? वन इज कि आपको ये जो अस्थिरता है बाजार में, वो यदि आप कम करना चाहते हो तो ये एक प्रोडक्ट है। अब हाउ डू आई डिफाइन एन अस्थिरता? क्या आप, कैन यू हैव अ पीसफुल नाइट स्लीप विद दिस प्रोडक्ट? एज सिंपल एज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द पीसफुल नाइट। यदि अस्थिरता कम करना है तो इसमें किया जा सकता है, दैट्स वन। बी इज पार्टिसिपेशन। क्या आप बाजार में अस्थिरता, लेकिन अस्थिरता कम करके क्या मैं अपसाइड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? हमेशा सबको लगता है यार मैं अस्थिरता तो कम कर दिया, पर मैं अपसाइड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो वो अस्थिरता में कम हुई क्या? यदि मैं रात को सो ही रहूं और मैं 7 घंटे के बदले मैं सोचा था कि 7 घंटा सो, उठ के एक्सरसाइज करूं, मैं 10 घंटा सो गया और एक्सरसाइज नहीं किया। मैंने बहुत कुछ अच्छा किया, 10 hours sleep is a good thing, but it not help me in any way. I did not exercise. So you have to participate it also. अपसाइड में जो बाजार होता है उसका भी पार्टिसिपेट। और क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर्स फिक्स नहीं किया, 50% तक ही जा सकते हैं, आप 100 तक भी जा सकते हो, तो आप अपसाइड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। So that's the beauty of this product, and I genuinely believe that it's a beautiful product. Where क्योंकि आपको आप डाउनसाइड प्रोटेक्ट करवा सकते हो इफ यू कैन मैनेज सम डिसिप्लिन, एक फंड मैनेजर डिसिप्लिन, कुछ रूल्स, कुछ एक्सपीरियंस, और अपसाइड में प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ वेज। कि वेर सो अस्थिरता कम करना, पार्टिसिपेशन करना, गेट अ गुड नाइट स्लीप, दैट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल सर कि इस कैटेगरी से फ्यूचर में क्या उम्मीद है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी डेट ओरिएंटेड इकोनॉमी से ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी, यानी 1994 के अंदर जब
फाइनेंस मिनिस्टर थे अपने मनमोहन सिंह जी साहब, तो प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका था और उसके ऊपर काफी फोकस किया गया और धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स डाउन नहीं है, इक्विटी ने लॉन्गर रन में अच्छा हिस्टोरिकली रिटर्न्स दिया है। 1979 से आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि एवरेज सीएजीआर देखे तो लगभग 16% का रिटर्न आ रहा है। तो इस कैटेगरी से क्या उम्मीद है? और इंडिया के अंदर जो एक लेमन इन्वेस्टर है उसका ब्लड ग्रुप एफडी पॉजिटिव है, क्योंकि उसका अभी भी जो ब्लड ग्रुप है रियल स्टेट पॉजिटिव है, क्योंकि उनके फोरफादर्स ने यही देखा है, यही किया है। तो इस कैटेगरी को आप क्या देखते हो, क्या आशाएं हैं पर्टिकुलर बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी से? ओके, देखिए एफडी पॉजिटिव लोग हैं और पर मानसिकता बदल भी रहा है। राइट। जो पिछले विगत 50 साल में हुए आ रहा है कि वो अगला 50 साल रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। that's one. B is आज लोग बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं, नेटवर्किंग जिसे हम कहते हैं, जुड़ गए हैं, और इसके फलस्वरूप यही होगा कि बैलेंस एडवांटेज क्या, पूरे म्यूचुअल फंड फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स का जो कंसेप्ट है, और आज एक जागरूक इन्वेस्टर है, एक जागरूक नागरिक है जिसे अपने न अधिकारों का मालूम है पर निवेश कहाँ किया जाए इसका भी धीरे धीरे आपको मालूम हो रहा है। यदि आप लोग यदि आज इतना इजीली अमेजन या कहीं से भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं टायर 3 टायर 4 टायर 5 टाउन से, हमें क्यों लगता है कि वो जागरूक नहीं है कुछ और सोचने के लिए? तो और आज यदि आप मूवी इंडस्ट्री में कोई एस्टैब्लिश स्टार नहीं रह गया, आज ओटीटी के दुनिया में ओटीटी का एक पैरेलल स्टार्स है, तो बदल रहा है। और ये बदलाव की कड़ी आज नहीं, हमेशा बदला है। हमें लगता है कि बदलाव आज से शुरू हो रहा है। चेंज इज अ कंस्टेंट, राइट? चेंज इज अ कंस्टेंट, तो हमेशा बदलाव रहेगा। और यदि तो ये जो मानसिकता है कि मैं एफडी में करूं, हमेशा करूं, शायद वो बदलेगा, पर क्या वो इतना बदलना चाहिए? कि लेट्स आस्क द डिफिकल्ट क्वेश्चन कि बैंक को खतरे हो, मैं नहीं चाहता हूं। Honestly, I mean, which nation has worked without a financial services or a bank? So let's also get this correct. The fact that this is also an asset allocation, and that's also an asset allocation. So every asset has its role to play. Some assets help in nation building. We are also helping in nation building. So each one has it's complementary and not one against the other. मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ, तो साथ साथ चलना चाहिए आपको, क्योंकि आप यदि बोलोगे कि नहीं यार एफडीज होने नहीं चाहिए, तो आप समझ रहे हो कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट सोच है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स है, कॉम्प्लीमेंट्री ये भी रहेंगे, म्यूचुअल फंड भी रहेगा, कोई कंपटीशन नहीं है दोनों में, दोनों का अपना पथ है। देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन रिस्क व्हिच इज इंश्योरेंस में सब। और बाजार बहुत बड़ा है, थोड़ा चेंज होगा, लोग चेंज होंगे, people start investing more probably in a mutual fund, then that can happen, but everything has to coexist. एक फंडामेंटल है कोएग्जिस्टेंस, कोलैबोरेशन, these are the new टेक्नोलॉजी, यही नया विचार है, इसके साथ ही हमें रहना पड़ेगा। और दूसरा यह है कि सो इसीलिए बदलाव आएगा और धीरे धीरे आए, that's good, as long as there is change, it's always welcome. And in terms of balance advantage funds, whether they can replace out and out FD, there will be some investors हमेशा ऐसे रहेंगे who will try to take a bet on it, probably 30% bet लेंगे but 70% FD में रहेंगे, but the change will happen, and it should not happen in such a dramatic fashion. ऐसा बड़ा change नहीं होना चाहिए कि पूरा इकोनॉमी को खतरा है। I mean, I've never advocated, personally I do not want that change where let's understand the fact that one should be very careful when I pitch one asset against the other. That's critical. So it will coexist. Some people will still go for an FD because of the choices. कि उनके पास जो choices है मैं ये करूँगा, and they will allocate a smaller portion. Some will allocate a larger portion to balance advantage fund or a mutual fund as a category. So this challenge will always happen. In the most developed nations में भी ये challenge हमेशा है, कि there will be always be a part जो डेबिट करते हैं। आप ये सोचिए कि आज भी यूएस में बॉन्ड फंड में आप यदि 1% रिटर्न या 2% रिटर्न क्यों लोग लेते हैं? Because there's always a behavior who says the fact that my preference is a bit for safety. वो हमेशा रहेगा। So those choices will be there, but yes, it is a very powerful alternative to a very fixed income generating product. It's a very बहुत powerful alternative है। राहुल सर, मैं पूछना चाहता हूं कि आपको इंडस्ट्री में इतना रिच एक्सपीरियंस है, महिंद्रा के अंदर डेट सीआईओ हो आप,
और पास्ट में इतने सारे इवेंट्स हुए हैं, लाइक काफी सारे फंड्स ने डिफॉल्ट किया है, बट जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपके फंड ने कोई नहीं किया है। क्या मैं सही हूं? अभी तक तो सही हो। ग्रेट ग्रेट, टिल नाउ बिल्कुल फैक्ट है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि राहुल सर, क्या ऐसा स्पेशलिटी आपने किया है, क्या आपने स्पेसिफिक चीजें ध्यान में रखी है जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट में रही है? हो सकता है कि उनको रिटर्न कहीं आधा टका कम मिला होगा, बट सेफ्टी इज मोर कंसर्न। जब भी वो डेट फंड में जाते हैं तो उनको वो मेजर कंसर्न होता है कि मेरी कैपिटल इरोडेशन नहीं हो। तो आपने ऐसा स्पेशलिटी क्या किया, क्योंकि पूरे मार्केट में आग लगी हुई थी, मेजोरिटी फंड हाउस या हार्डली फ्यू फंड हाउस को ये डैमेज नहीं हुआ, आउट ऑफ 44 वेरी फ्यू हाउस, बाकी काफी सारे किसी न किसी तरह से डैमेज हुए। तो मैं इस पे 2 मिनट आपका इंसाइट चाहूंगा कि क्या स्पेशलिटी आपने ध्यान में रखी है। देखिए, जब मैं इस म्यूचुअल फंड में आया 2016 में, 2015 में मैं आया था, हमें लाइसेंस मिला था 2016 में। तो हमारे पास समय था सोच विचार का, बहुत जरूरी होता है सोच विचार के लिए। सो हम लोगों ने काफी इतिहास देखा हिंदुस्तान के, किस तरह के डिफॉल्ट्स होते हैं और किस तरह से शायद आप बच सकते हो। सो देयर इज अ चेकलिस्ट, जैसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक है होता है कि आप सिर्फ आंकड़ों के बदौलत आप एनालाइज कीजिए, विच इज आरओसी या आप डेट इक्विटी रेशियो, बड़ा क्लासिकल रेशियोज है। ये तो आपको क्लास 12 में भी पढ़ाया जा सकता है। नो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया हूँ, यहाँ मुझे भी पढ़ाया गया, ठीक है। राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये पढ़ाया गया कि हाउ टू लुक एट दिस नंबर्स। रिमेंबर, अकाउंट्स, आप जब ऑडिटेड अकाउंट्स पढ़ते हो और हर जगह आप एक ऑडिटेड अकाउंट्स देते हो कि इट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट। एज एन एनालिस्ट, you need a true and correct view between a fair and correct, fair and correct, बड़ा डिफरेंस होता है। तो बड़ा सजग, मैं इस बात का बड़ा सजग रहता हूँ, आई एम वेरी अवेयर ऑफ दिस। तो हम लोगों ने काफी ऐसा इतिहास देखा कि किस तरह देखने से, क्या देखने से, दिस आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ डिफॉल्ट, मतलब इस तरह की कंपनियां, एक गवर्नेंस, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन क्या होता है, एंड व्हाट आर दोस चेक पॉइंट्स जो दिखना चाहिए। और हमने काफी इतिहास देखा, और we did some research because we had the time, we didn't have the license with us, so we spent some time of analyzing India and analyzing some past defaults. तो उसके वजह से हम लोग ने एक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट निकाला। और दूसरा ये है कि एक होता है कि आपका जो बिहेवियर होता है कि हाउ डज इट, देखिए मेरा ये मानना है कि एक निवेशक के मुताबिक, so there are two things, आप ऑप्टिमिज्म, एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म हमेशा आप, एंड देयर इज अ पेसिमिज्म, एंड वन इज जिसे हम कहते हैं कि आप एक स्केप्टिकल हो। हर बात को आप नापते हो कि क्या ये बाजार ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हो गया है या कम ऑप्टिमिस्ट हो गया है, या क्या ये बाजार बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट हो गया है या बहुत कम पेसिमिस्ट है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्केप्टिज्म, बड़ा मतलब वो आप हर चीज को माप तोल, और ये बिहेवियर हम लोगों ने अपनी टीम में रखा है कि बी अ स्केप्टिक। यू डोंट नीड टू बी एन ऑप्टिमिस्ट, यू डोंट नीड टू बी अ पेसिमिस्ट, यू नीड टू बी अ स्केप्टिक गाय। सो जो सवाल पूछते हैं और सही सवाल पूछते हैं, और सही सवाल हम लोगों ने कहाँ से पूछना शुरू किया, क्योंकि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट था, और ये सही सवाल पूछ के, और जितने भी इवेंट्स हुए हैं विनोद जी, ऐसा नहीं है कि इसका एक चैप्टर पहले हो नहीं चुका है। This just gets repeated. It's a form which is new. तो इसलिए बहुत, और as a human being we tend to forget, भूल जाते हैं हम लोग, और भूल जाने का उपाय एक ही है कि आप लिख के रखो कि किस तरह के इवेंट्स किस तरह क्यों हो जाए, और आर देयर पैटर्न्स इन इट। और नया कुछ नहीं बदलता है, पैटर्न सेम रहते हैं, बस पैटर्न्स पहचानना पड़ता है। तो ये जो माइंडसेट, एक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, एक स्केप्टिक माइंडसेट, तो ये हमें हेल्प किया बहुत ज्यादा। सो वेयर वी स्टार्टेड आस्किंग सवाल, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए। निवेश कर रहे हो आप, किसी और का पैसा है, सवाल करते रहिएगा, बहुत जरूरी है। मत मान लीजिए जो आपके सामने आ रहा है। मैंने 20 साल में ये सुन लिया, समझ लिया है कि जो भी सामने आ रहा है, हर आदमी अपने बारे में हमेशा अच्छा ही बोलता है।
फैक्ट है। सो हमेशा सवाल कीजिए, क्या ये सच है, क्या हमें क्या जोखिम रह सकते हो, और बस यही हम लोगों ने किया। देखिए ट्रेडिशनल रेशियोज, कैश फ्लो, सारे कुछ किया जा सकता है, बट देन टू आस्क द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, टू हैव अ माइंडसेट, आई थिंक दैट्स व्हाट हेल्प्ड अस। और ये जो सारे इवेंट्स थे, मैं शायद जिस दिन हम लोग मिलेंगे मैं आपको बता भी सकता हूँ कि किस तरह के इवेंट्स हुए और कहाँ से पहले पास्ट के इवेंट्स हम लोग को रिलेट किया सकता है। सब एक कड़ी है, बी जस्ट अवेयर कि किस तरह हो जाता है। ग्रेट ग्रेट। राहुल सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप सीआईओ हो डेट के पूरे, तो आपके पास काफी सारे इक्विटी के भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों इंटरलिंक्ड है, कुछ न कुछ एक दूसरे से प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं न कहीं मैच मिसमैच करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जनरली लोग बाग जीडीपी की ग्रोथ के ऊपर 2%, 4%, 5% रिटर्न काउंट करते हैं इक्विटी का। ऑल्दो आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है कि लास्ट ईयर इक्विटी ने बहुत सुपर फैंटास्टिक रिटर्न दिए, वो जीडीपी नेगेटिव थी, तो कभी कभी ये मिसमैच भी होते रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इक्विटी एज ए एसेट क्लास एक हर इन्वेस्टर की बुक में होना चाहिए, और इक्विटी एसेट क्लास ने लास्ट 42 साल में वंडरफुल परफॉर्मेंस दी है। ऑल्दो इसके अप एंड डाउन साथ में रहे हैं, काफी सारे इवेंट्स हुए हैं लास्ट 42 साल की हिस्ट्री में, उन सभी इवेंट्स को ओवरकम करते हुए 16% का रिटर्न दिया है। तो इस एसेट क्लास से फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस अप्रोक्सीमेट एज ए फंड मैनेजर आपको है कि कितना एक इन्वेस्टर को एक एक्सपेक्ट करना चाहिए, और आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल का कोई व्यू है, कोई डिकेड का व्यू है? जैसा कि आपने बहुत क्लियरली बताया कि मेरी अगर 50 साल की उम्र है तो मेरा टाइम होरिजन 30 साल होना चाहिए, मेरी उम्र 35 साल है तो मेरा टाइम होरिजन 50 साल होना चाहिए, तो आपकी रिस्क और मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि वेन एवर टाइम विल इंक्रीज रिस्क विल ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ऐसा हम भी काफी बार कहते हैं कि किसी ने 5 साल या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, वो 10 साल उसका अगर 20 मार्च 2020 को आ रहा है, उस समय कोविड का इवेंट हो गया, तो अगर वो अपना टाइम होरिजन इंक्रीज कर लेता है 2 साल 5 साल, तो उसको वो रिस्क से आउटकम बाहर आ जाएगा। इसी तरह कोई किसी बंदे का इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए किया था, वो 2008 में जब लेमन ब्रदर्स का इश्यू हुआ था, उस समय वो उसका टाइम पीरियड आ रहा है, उसे आउटकम करने के लिए टाइमली रिव्यू करना चाहिए उसको पोर्टफोलियो को। सेकंड, उसको टाइम पीरियड इंक्रीज कर लेता है तो उसका अच्छा बेटर एक्सपीरियंस रहता है। तो आपके फंड मैनेजमेंट के व्यू के हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ कि 10 साल 15 साल के व्यू से इक्विटी इज ए बेटर एसेट क्लास, जो पास्ट परफॉर्मेंस है, जो पास्ट डाटाज है, जो आपने और हमने स्टडी किया है, डिफरेंट डिफरेंट फंड मैनेजमेंट की टीम के साथ भी हमने वेबिनार भी किए हैं, 1-to-1 मीटिंग भी की है, सेमिनार भी अटेंड किए है, तो उसका एक्सपीरियंस कहता है कि डबल डिजिट रिटर्न 16% पास्ट में आया, तो आने वाले समय में भी 12, 13, 14% रिटर्न आने की उम्मीद है, अगर आप अप्रोप्रिएट रिस्क लेते हो तो। आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? मैं आपको एक दार्शनिक उत्तर देता हूँ उसका, फिलोसॉफिकल वे ऑफ लुकिंग एट इट। क्या हर कंट्री, देखिए इक्विटी एज एन एसेट क्लास है, एवरी कंट्री में इक्विटी एज एन एसेट क्लास विल बिहेव दिस इन अ सिमिलर फैशन, एक एक उसी तरह, मतलब हर जगह का इक्विटी शुड बी द मोस्ट पावरफुल एसेट क्लास, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान का इक्विटी सबसे एसेट क्लास होगा और साउथ अफ्रीका का नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, राइट? It's an asset class, so those are the same companies is also subset of companies. So दार्शनिक बात ये हो सकता है कि when does it for a country, when does it not become the most powerful asset class, right? And is it, as a nation, are we falling into that? Even if I do not know the future, none of us knows the future, right? हमें नहीं मालूम है आगे क्या होने वाला है, पर क्या हम इतिहास में क्या हमें ऐसा कुछ फ्यूचर इसे दस्तक दे रहा है जो काफी ऐसे नेशंस के साथ हो चुके हैं जहाँ इक्विटी हैज नॉट बीन अ पावरफुल एसेट क्लास। सो आई एम ट्राइंग टू, ये एक दार्शनिक है, आर वी एनीवे, सो व्हाट आर द 4 फंडामेंटल थिंग्स? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आप टेक्नोलॉजी 5 वाले लीजिए, सम वे और द अदर एवरी कंट्री हैज lived through it and faltered. And second is capacity building, innovation, or how does the population, also some population factors, a young population, old population, and political stability. So इतिहास, so are you should be realizing that, क्या क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या हम 1990 का जापान तो नहीं है? मैं इनवर्स क्वेश्चन पूछता हूँ हमेशा। ग्रेट। क्या आज आप, क्या 1990 जापान हो? क्या आप अर्जेंटीना हो जहां पॉलिटिकल टर्मोइल है? और
दो नेशन देखिए, आप यदि इतिहास देखिएगा कि दो नेशन होते हैं, हाइटी रिपब्लिक साउथ अमेरिका, हाइटी रिपब्लिक कैरिबियन आइलैंड्स, एंड उसके बाजू सेम आइलैंड हाइटी रिपब्लिक डोमिनिकन रिपब्लिक। दो कंट्रीज ने दो अलग अलग इकोनॉमी ग्रोथ किया। क्यों? अर्जेंटीना 1920 में दुनिया के सबसे एक 4 टॉप नेशंस में था, आज वो कहीं नहीं है। क्या आप उस कटघरे में खड़ा हो कि नहीं? सबसे बड़ा, आर यू इन दैट बॉक्स और नॉट? दैट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। सो is India a very strong democracy? The answer is yes. Are we innovation oriented? The answer is yes. Are we technologically oriented? The answer is yes. मतलब मैं आपको लैंड, लेबर, कैपिटल और इनोवेशन, ये चारों चीज आपके साथ, और पॉलिटिकल कैपिटल यदि आप इसके साथ है तो a nation is absolutely fine. Absolutely fine. Look, there can be mishaps, there can be events, बहुत कुछ हो सकता है, पर आपके साथ जब तक, और अच्छा यंग पॉपुलेशन, जब तक ये साथ है आपको बिल्कुल सोचने की बात नहीं है। आपको फ्यूचर का यदि मालूम भी नहीं होगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हम इस कटघरे, इस मोड़ पे नहीं है जहां पे काफी ऐसे नेशंस थे। The moment all of that changes, you start worrying. Everybody should start worrying. But since nothing of it is changing, if you are absolute, यदि हम हिंदुस्तान पे इतना बेट कर सकते हो क्योंकि हमारे पॉलिटिकल कैपिटल पे, हमारे इनोवेशन पे, हमारे टेक्नोलॉजी पे, एंड रिमेंबर, लेट्स रिमेंबर, अब डूइंग बिजनेस इंडेक्स देखिएगा, हिंदुस्तान नंबर 10 है ऑन, और आज नहीं है, हमेशा था ऑन माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स प्रोटेक्शन, हमेशा था। आज आप सेटलमेंट कर रहे हो टेक्नोलॉजी में, एनएससी प्लेटफॉर्म में, जीसेक सेटलमेंट ऑनलाइन होता है आजकल हिंदुस्तान में। बाय द वे, मैं डेट मार्केट का हूँ, जीसेक सेटलमेंट यहाँ ऑनलाइन होता है, कहीं भी वर्ल्ड में नहीं होता है। आप क्लिक करते हो और जीसेक आपके अकाउंट में आ जाता है। रिटेल में भी हो गया, इंस्टीट्यूशन में पहले सा, कहीं नहीं होता है। You have everything going for you. So even if you do not know the future, the present is very strong. बहुत जरूरी है ये। आप ऐसा सिचुएशन में बिल्कुल नहीं हो where you can land yourself in several other countries who are the same equity market, and yet outcome अलग था। हमेशा याद रखिएगा। I mean that's the way you look at it, even if you do not know the future. And hence हमेशा बोलता, एक बार हिस्ट्री देखिएगा, देखिए, क्योंकि मैं ये अपने हमेशा में अपने, और ये मैं अपना निजी निवेश के लिए बात करता हूँ। हमेशा जो कर रहा हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि क्या हम उस जगह पे नहीं खड़े होने चाहिए, तभी हमें सोचना चाहिए कि यार मैं करूँ ये, या निवेश करूँ या नहीं करूँ। एंड दैट इज द वे, that's the way I think about it. And please do not worry about कि क्या रिटर्न आएंगे, कभी नहीं सोचना चाहिए। क्या इक्विटी, कैन इट रिमेन द मोस्ट पावरफुल एसेट क्लास इन अ नेशन? एवरी एसेट, इक्विटी फंडामेंटली इज द मोस्ट पावरफुल एसेट क्लास, इसमें कोई दो राय नहीं है। Yes, आपका sir. नेशन शुड बी द इन दैट स्टार्टिंग पॉइंट वेयर इक्विटी कंटिन्यूज टू बी इन द मोस्ट फंडामेंटल एसेट क्लास। ये मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, यू शुड नॉट, दैट्स द फैक्ट ऑफ द मार्केट। इसको मैं झुटला भी नहीं हूँगा कि इक्विटी इज द मोस्ट पावरफुल, इंडिया के लिए नहीं, हर कंट्री के लिए। पर आप वो कंट्री नहीं बनो जहां से वो एसेट क्लास अच्छा नहीं बना है, तो आप वो कंट्री नहीं हो। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ। Great, great. So ultimately, we are in very good conditions in all parameters, like stability of governments, like young populations, like technology, like innovations, like consumption-based country. Everything we are in a right shape. As on today, इंडिया के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं दिखता है। हाँ, रिटर्न कितना आएगा, नोबडी इज अवेयर, इनफैक्ट नोबडी कैन क्लेम कि फ्यूचर में कितना रिटर्न आने वाला है। बट जो पास्ट डाटा है और करंट सिचुएशन है, उसके हिसाब से लगता है कि पावरफुल एसेट्स में पावरफुल रिटर्न ही आते हैं कंपैरेटिवली अदर एसेट क्लास। तो अदर एसेट क्लास से अच्छे रिटर्न आने की उम्मीद है। और बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसा है जिसके अंदर आपकी रिस्क को मिनिमाइज करते हुए और इक्विटी में पार्टिसिपेशन करते हुए आपको एक बेहतरीन रिटर्न डिलीवर करने की पूरी संभावना है। बट आपका व्यू लॉन्गर रन होना चाहिए, शॉर्टर ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। शॉर्टर ड्यूरेशन में इट कैन बी नेगेटिव, क्योंकि अल्टीमेटली जहां पे भी इक्विटी पार्टिसिपेशन होगा वहां सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऑलवेज रहेगा ही रहेगा। तो लॉन्गर रन में कहीं कोई इशू नहीं है। मिनिमम टाइम ओरिजिन एज पर माई एक्सपीरियंस 5 years प्लस ही हो तो ही अपन इस कैटेगरी को भी टच करें, क्योंकि 5 years कैटेगरी में 5 years प्लस के व्यू से ही आपको बेहतरीन सुपीरियर रिटर्न्स मिलेंगे। आपको ऑलवेज स्वीट एक्सपीरियंस होगा रेदर देन बेटर एक्सपीरियंस। राहुल सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपना कीमती समय दिया, इंपोर्टेंट समय दिया, इतने बिजी शेड्यूल में से भी हमें समय निकाल के दिया। राहुल सर 2 मिनट लास्ट आपके
साइड से कोई भी थैंक्स वर्ड्स कहना चाहो तो मोस्ट वेलकम, हमारे इन्वेस्टर के लिए जो फायदेमंद हो। थैंक यू विनोद जी। हमें महिंद्रा म्यूचुअल फंड को, मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड को आपने जगह दिया और हमें बोलने का वक्त दिया। और हमारा बैलेंस एडवांटेज फंड में आप एक बार निवेश ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा ब्रांड का ट्रस्ट है, हमारा एक अंदर एक प्रणाली है जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, और एक हमारा जोखिम का भी प्रणाली है। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ है, एंड वी हैव द ब्रांड ट्रस्ट। सो वी होप दैट हम निवेशक के लिए अच्छे से अच्छे रिटर्न करेंगे और जोखिम को कम बनाए रखें। And thank you for providing us with this platform for sharing our opinion. Thank you, Rahul sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome. Welcome. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.